हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आ गया हूँ आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 8 का बायो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जी हाँ बच्चों, इस चैप्टर से आप जरूर वाकिफ होंगे, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो आइए आज की इस क्लास में इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है बच्चों, तैयार हो आप सभी? ओके, तो मेरा नाम है विकास अग्रवाल और आप देख रहे हो बायो गुरुजी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? और वीडियो को पूरा देखना। ओके चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेल होता क्या है। व्हाट इज सेल? आप सबने सुना है सेल के बारे में। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट है उसको सेल कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो है बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब जिस प्रकार से एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए बहुत सारे ब्रिक्स की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर को बनाने के लिए जितने भी जीवधारी हैं इस धरती पर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके बॉडी का जो निर्माण होता है वो सबसे जो छोटा कण होता है उसको हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, सेल का आपने डिफिनेशन देख लिया कि इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। 1665 में इन्होंने एक सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में इसको सबसे पहली बार देखा था, सेल को। कैसा स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया था? इस प्रकार से हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था, और इसी को इन्होंने सेल कहा था। सेल वर्ड जो है वो एक्चुअली आया कहाँ से है? यह एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। अब देख रहे हो छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर। कहाँ देखा था? कॉर्क स्लाइस के अंदर देखा था, ठीक है, जो कि बार्क ऑफ द ट्री, बार्क से, बार्क में होता है कॉर्क स्लाइस, बार्क से बनता है कॉर्क स्लाइस। तो उसी के अंदर इन्होंने सेल को पहली बार देखा था रॉबर्ट हुक ने। बाद में फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 में, दूसरे जो वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, 1674 में इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को देखा पॉन्ड वाटर के अंदर। ठीक है, फिर बाद में और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने फिर बाद में जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सेल के बारे में पता चलनी शुरू हुई। 1838 में सेल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी का निर्माण सेल से होता है, और ये जो सेल है हमारा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है जो, और इस सेल में जो है डिवीजन होता रहता है। ठीक है, उन्होंने कई बातें बताई सेल्डन एंड स्वान ने। तो आपने समझ लिया कि मीनिंग और डिस्कवरी इस प्रकार से हुआ सेल का। अब आगे आते हैं, अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द नंबर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द सेल, सेल के नंबर के आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया है ऑर्गेनिजम्स को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वैसे जीव जिनका शरीर एक सेल से बना है, सिंगल सेल से बना है, उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनी मतलब सिंगल और मल्टी मतलब मेनी। वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनका शरीर बहुत सारे सेल के मिलने से बना है, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। जबकि बहुत सारे ऐसे जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं, जिनका शरीर जो है वो बहुत ही
सिंगल सेल से बना है, ठीक है। जैसे में एग्जांपल अगर हम देखें तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल हो जाएगा अमीबा। आपने देखा होगा अमीबा को अपने बुक में, इस प्रकार का होता है अमीबा, ठीक है, इरेगुलर शेप का होता है। उसी प्रकार से पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, तो उसमें सबसे अच्छा उदाहरण ह्यूमन बींग्स है, एलिफेंट है, काऊ है, रैट है, कैट, जो भी तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यूनिसेलुलर वाला तुमको दिखाई नहीं देगा खुली आंखों से, ठीक है, उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। आगे हम लोग देखेंगे कि शेप और साइज कैसा होता है सेल का, ठीक है। देखो सेल जो है वो कई शेप का तुमको दिखाई देगा, जैसे अभी आपने देखा इरेगुलर शेप, इसी प्रकार से कुछ सेल होते हैं ओवल शेप के होते हैं, कुछ सर्कुलर होते हैं, कुछ थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग के शरीर में नर्व सेल एक होता है, वो थ्रेड जैसा होता है, ब्रांच्ड ट्री जैसा होता है। तो देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ओके। और अगर हम साइज की बात करें सेल का, तो छोटा से छोटा जो अगर सेल है अगर हम बात करें तो 0.01 माइक्रोमीटर, ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, माइकोप्लाज्मा, PPLO, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ। वेरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट जीवों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइजेस के सेल पाए जाते हैं। अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो एन एग ऑफ ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसका जो सेल होता है वो लगभग 15 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है, ठीक है, तो लार्जेस्ट सेल उसको माना जाता है। अगर ह्यूमन बीइंग में बात करें तो अलग अलग तरह के हमारे बॉडी में भी सेल हैं, ठीक है, जैसे RBC, WBC, क्या है, ब्लड के अंदर जो है डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है। RBC का लगभग जो साइज होता है लगभग 0.07 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे सेल हैं बॉडी में। नर्व सेल मैंने बताया कि लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होता है, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होता है जिसका साइज लगभग 1 मीटर होता है, ठीक है। ओके, तो ये तो हमने देख लिया शेप एंड साइज ऑफ सेल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग आ रहे हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स इन अ टिपिकल एनिमल सेल। अगर किसी सेल को हम ध्यान से देखें, किसी एनिमल सेल को अगर ध्यान से देखें तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। ये बहुत छोटा होता है सेल, इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तभी हमको इस तरह का स्ट्रक्चर, इसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो जब वैज्ञानिकों ने इसको देखा तो जो सबसे बाहर का जो आवरण है उसको उन्होंने कहा सेल मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है? इसका काम है सेल को प्रोटेक्ट करके रखना, सेल को एक डिफिनिट शेप प्रदान करना, ठीक है। कोई भी चीज जो आवश्यक हो उसी को सेल के अंदर आने देगा, और जो अनावश्यक चीजें हैं, अनवांटेड हैं, उसको सेल से बाहर निकालने का काम करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सेल के लिए जरूरी नहीं है तो उसको बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन सेल के लिए जरूरी है उसको अंदर आने देगा, ठीक है। जो भी अनवांटेड चीजें हैं उसको शरीर से, सेल से बाहर निकालने का काम सेल मेम्ब्रेन करता है। इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करता है ये। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सबसे जो सेंटर में तुम देख रहे हो सेल के, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल के बीचों बीच, खासतौर से एनिमल सेल में, प्लांट सेल में थोड़ा साइड में होता है, लेकिन एनिमल सेल में बीचों बीच पाया जाता है न्यूक्लियस। ये सेल के सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है, सेल के जो भी इंटरनल फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे होंगे कि थ्रेड जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, धागे धागे जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। दे आर नोन एज, दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमोसोम्स, ठीक है। इन क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये जीन्स क्या होते हैं? ये जीन्स किस चीज से बने होते हैं? ये DNA से बने होते हैं, ठीक है। इस DNA का काम क्या है?
ये हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आनुवांशिक गुण हैं, हेरिडिटरी जो कैरेक्टर्स हैं, उनको कैरी करने का काम करते हैं डीएनए। ठीक है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट्स से उनके बच्चे में ट्रांसफर होता है डीएनए के माध्यम से कैरेक्टर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, ये सैप जैसा स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो प्रेजेंट है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर जो है डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, एसिड्स, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं और उसी के अंदर बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो तैरते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर ट्रांसफर करना हो एक सेल से दूसरे सेल में, इधर एक दूसरा सेल भी होगा, ठीक है, तो उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। कोई भी चीज़ यहाँ घटेगा तो उसको यहाँ से ट्रांसफर करने का काम करता है, या इसको ज़रूरत होगा तो यहाँ से ट्रांसफर करेगा। तो ये पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कभी कभी दाने दाने जैसी संरचना पाई जाती है, बीड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर भी फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कभी कभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा, ये जो दाना दाना जैसा स्ट्रक्चर है, ये अगर प्रेजेंट होगा तो इसको बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एब्सेंट होगा तो इसको बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर फिर से एक बार समझ लो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम एब्सेंट होगा तो उसको बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम का क्या फंक्शन है? प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम बाहर भी पाया जाता है, मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर भी पाया जाता है। इसका मेन जो फंक्शन है राइबोसोम का वो है प्रोटीन का निर्माण करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये आपके एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, क्या बताएंगे? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हो आप, छोटा सा वैक्यूल है। ये वैक्यूल का क्या काम है? ये स्टोर करके रखता है जो भी चीज़ें जो एक्स्ट्रा एक्सेस जो अमाउंट में है उसको वैक्यूल अपने अंदर स्टोर करके रखने का काम करता है, और जब भी जरूरत पड़ता है सेल को वो उसको देने का काम करता है। ठीक है, प्लांट सेल में ये बड़ा साइज का होता है वैक्यूल, लेकिन एनिमल सेल में ये छोटे साइज में होता है। ठीक है, कभी कभी एब्सेंट भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो जरूरत पड़ने पर सेल को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से हेल्पिंग ऑर्गन है, बाकी दूसरे ऑर्गन्स को भी, सेल ऑर्गेनल्स को ये हेल्प करने का काम करता है। राइबोसोम मैंने आपको बता ही दिया। एक इंपॉर्टेंट है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको ध्यान से समझना बच्चों, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो पूरे सेल को एनर्जी देता है, या यूं कहें पूरे बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, यहाँ पर एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग रुपया पैसा खर्च करते हैं, उसी प्रकार से एनर्जी को एटीपी में यहाँ काउंट किया जाता है, और इसका निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के माध्यम से जो एनर्जी बनेगा वो आगे आप लोग फिर 10th क्लास में पढ़ोगे रेस्पिरेशन चैप्टर में, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, और वो फिर समय समय पर एनर्जी ट्रांसफर करता है। और क्या चीज है? लाइसोसोम, इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है लाइसोसोम को, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर
कुछ डिस्ट्रक्टिव इंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि सेल को ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम वॉर्न आउट कर देते हैं, खा जाते हैं, अपने ही सेल को ये खा जाते हैं, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ डिस्ट्रक्टिव इंजाइम्स पाए जाते हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में अपने ही सेल को खा जाता है, खत्म कर देता है, ताकि दूसरा सेल अफेक्ट ना हो। ठीक है। और एक बचा आपका सेंट्रियोल। इसका जो मेन फंक्शन है वो ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय ये अपना मेन फंक्शन अदा करता है, मेन रोल अदा करता है। सेल डिवीजन के समय ये सेंट्रियोल जो है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और सेल डिवीजन में सेल को हेल्प करता है। सेल डिवीजन क्या है ये भी आप जान लो। सेल डिवीजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। जब सेल जो है पूरा ग्रोथ हो जाएगा उसके अंदर, तो फिर वो स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा और दो अलग अलग सेल बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, इस प्रकार से ये ग्रोथ होता है हमारे शरीर का। ठीक है, सेल डिवीजन के माध्यम से। तो फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और आपको ये वीडियो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी आपके सजेशंस होंगे वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना, मैं देखूंगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।